रहेगा और इसी पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी क्या? तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रघुवंशी जी के पास चलते हैं। गौरव रघुवंशी जी, पहले राउंड में आपको कम बोलने का मौका मिला, इसलिए मैं दोबारा आ रहा हूं आपके पास। रघुवंशी जी, देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश में देखिए 22 के चुनाव का जिक्र भी हो रहा था। जो राजनीतिक विश्लेषक है वो कह रहे थे कि 22 का चुनाव भी इसी पे हुआ था, राशन, शासन और प्रशासन पर, और बीजेपी को जीत मिली, और वही फॉर्मूला यहां पर अपनाया जा रहा है। देखिए अनुज जी, कानून व्यवस्था की जहां तक बात है, सुश्री बहन मायावती जी का जो शासनकाल 2007 से 2012 तक रहा, उसको उत्तर प्रदेश की जनता आज भी उसकी प्रशंसा करती है। प्रशासन पे जो पकड़ बहन जी की रही, वो किसी सरकार की अभी तक रही नहीं उत्तर प्रदेश के अभी तक के राजनीतिक इतिहास में। रही बात आपने जैसा अभी सहारनपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा, उसकी तुकबंदी तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो एक कविता की तरह लगता है जिसका यथार्थ से कोई लेना देना नहीं। वो तुकबंदी लगती है, तुकबंदी सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन यथार्थ से उसका लेना देना नहीं। तो आपको क्या लग रहा है कि कानून व्यवस्था, जो कानून व्यवस्था, अगर 17 पुलिस कर्मियों की उपस्थिति में अतीक अहमद की हत्या होना 3 व्यक्तियों द्वारा, ये कानून व्यवस्था की ही हानि है। कौन मरा कौन नहीं मरा उससे प्रश्न नहीं है, लेकिन कानून व्यवस्था 17 पुलिसकर्मी 3 लोगों से 2 व्यक्तियों की रक्षा नहीं कर पाए, ये सच्चाई है। ये कानून व्यवस्था की सच्चाई है। प्रशांत उमराव, और ये कानून व्यवस्था की हार है, जो जिसके दावे प्रतिवादे किए जा रहे हैं सत्ता पक्ष द्वारा, ये उसकी हार है। प्रशांत उमराव जी, देखिए, घूम फिर कर बात फिर वहीं आ गई कि पुलिस कस्टडी में जो हत्या हुई है, ये आपके गले की फांस बना हुआ है। नहीं, हमारे गले की कोई फांस नहीं बना है। ये पुलिस कस्टडी में या कोर्ट में कोई ऐसी पहली घटना नहीं हुई। चाहे उत्तर प्रदेश में विक्की त्यागी का मामला, कई सी घटनाएं पुलिस की छोड़िए, जज के सामने हत्याएं हुई हैं, दिल्ली में कोर्ट में जज के सामने हत्याएं हुई हैं, देश में प्रधानमंत्री की हत्या हुई। तो ये कोई ऐसा इतना बड़ा विषय नहीं है जिसको इतना तूल देना आवश्यक हो। जनता प्रसन्न है। अपराधी के मरने पर लोगों को, जिनको संवेदना हो रही है, वही लोग हैं कि वो लोग तुष्टीकरण करना चाहते हैं, उस अपराधी का धर्म देख रहे हैं। जब उमेश पाल की हत्या होती है, राजू पाल की हत्या होती है, संदीप निषाद राघवेंद्र सिंह की हत्या होती है, तो उससे उनको पीड़ा नहीं होती, लेकिन अपराधी चूंकि एक विशेष वर्ग से संबंधित था, इसलिए उसको महत्व दे रहे हैं। तो साफ साफ बात करिए, साफ साफ बताइए ना कि मुस्लिम वोट बैंक को यहाँ पर साधने की कोशिश कर रहे हैं क्या? घुमा के बात करने की क्या जरूरत है? निश्चित तौर पर वो लोग वोट बैंक ही साधने का प्रयास करें। हमारे लिए कोई अति कसरत मुद्दा नहीं है। ऐसे जितने भी माफिया थे उनको जेल में डालने का। गौरव कुछ कह रहे हैं, शायद काउंटर कर रहे हैं। गौरव रघुवंशी, हाँ बोलिए। मैं बार बार कह रहा हूं अनुज जी, किसकी हत्या हुई किसकी हत्या नहीं हुई, इसका प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि कानून व्यवस्था बुरी तरह असफल रही, इसको स्वीकार करना पड़ेगा भाजपा प्रवक्ता को। उमराव साहब, नहीं, हमारे स्वीकार करने से क्या होता है? जनता जो स्वीकार कर रही, जनता जनार्दन का जो आदेश होता है सबसे बड़ा होता है। इसी मुद्दे पर 2022 का चुनाव हुआ, उसके बाद कई बाई इलेक्शन भी हुए, 2 सीटों को छोड़कर हमेशा भीड़ तंत्र का निर्णय जो होता है, ओबराय साहब, अनुज जी, हमेशा भीड़ तंत्र का निर्णय, भीड़ तंत्र के द्वारा लिया गया निर्णय हमेशा सही नहीं होता है, कहीं कहीं अन्याय भी हो जाता है। इसीलिए न्यायालय बनाए गए, इसीलिए कानून व्यवस्था बनाई गई है। अगर भीड़ तंत्र द्वारा लिया हुआ निर्णय ही अगर सही है तो न्यायालय की जरूरत नहीं है, पुलिस प्रशासन की जरूरत नहीं है। भीड़ के हाथों में सारी पावर दे दीजिए, वो निर्णय करती रहेगी। गौरव रघुवंशी जी, यहाँ पर अभी बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे थे, थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि भाई जजेस जो है अतीक अहमद की सुनवाई नहीं करते थे, गवाह जो है वो मार दिए जाते थे, कोई मुकदमा लिखा नहीं जाता था, और लिखा जाता था तो उस पर आगे नहीं बढ़ा। ये सब किंवदंतियां अनुज जी, 100 मुकदमे कहां कैसे आ गए? 100 मुकदमे भाजपा शासनकाल में तो नहीं लिखे गए केवल। आज भाजपा शासनकाल में उसको आजीवन कारावास हुआ, बसपा सपा शासनकाल में कोई सजा क्यों नहीं हुई किसी मामले में? आप बताइए। ओबराय जी, न्यायपालिका किसी सरकार के अंडर में नहीं रहती है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। इसका श्रेय आप मत लीजिए, देना तो आपका काम है ना। इसका सुरक्षा देना तो आपका काम है। इसका श्रेय मत लीजिए प्लीज। न्याय व्यवस्था किसी सरकार के अंडर में नहीं रहती, वो स्वतंत्र है। दीपक रंजन जी चर्चा में आइए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है दीपक रंजन जी। भाई, ये कहा ये जरूर जाता है बीजेपी की तरफ से कि भाई सपा और बसपा के कार्यकाल में क्यों नहीं इतने बड़े बड़े माफियाओं को अंदर पहुंचाया गया, क्यों नहीं उनको सजा हो पाई, क्या पैरवी नहीं कर पाए क्या? देखिए, अभी जो एक चिट्ठी जो है अतीक अहमद की वायरल हो रही है, उसमें उनकी पत्नी जो है वो सीधे सीधे बोल रही हैं
कि और वो अपनी नाराजगी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तरफ उनका इशारा होता है और वो कहती हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की वजह से ही हमारे पति अतीक अहमद जो है वो जेल में है और जब भी उनकी छूटने की बात होती थी तो ये उनकी जमानत नहीं होने देते थे। उस सरकार जो भी समाजिक सरकार थी उसमें उनकी जमानत नहीं होने देते थे। उसके बाद क्या आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूं कि जिसके साथ आपका इतना मजबूत गठबंधन है, उत्तर प्रदेश में भी आपका गठबंधन है, अपना दल एस से और आपका केंद्र में भी गठबंधन है, क्या आपने पूछा अपने सहयोगी दल से कि उन्होंने जो अतीक अहमद को अपना प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाया था? ऐसे लोगों का साथ आपने क्यों दिया? और किस तरीके से आपकी सरकार है यहाँ पे? और अभी एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं कि अभी आपने इतने सम्मानित चैनल में कहा कि धारा 144 का उल्लेख अभी आपने किया, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या धारा 144 उत्तर प्रदेश में लगी है या नहीं लगी है? हाँ। हो सकता है शायद मेरी जानकारी कहीं कमजोर हो। हाँ, ठीक है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं हार का डर सता रहा है। देखिए, दंगों से लग रहा है कि नगर निकाय जोड़कर यहाँ पर देखा जा रहा है दीपक रंजन जी, जहां तक मैं समझ पाया हूं, खिसकने वाली है। ये तो सेमीफाइनल है, उसके चंद महीनों बाद ही लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा का तो चुनाव ये है। वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए ये इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। और ये अतीक अहमद और प्रवक्ता तो कह रहे हैं कि साहब आप लोगों को एक तबके का, एक समुदाय का संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, वोट चाहिए। जिस तरीके से हमारे काबिल दोस्त आदरणीय प्रशांत जी कह रहे हैं कि गोली का निर्णय गोली से रहेगा, तो फिर कानून का राज बोल दें, कानून का राज समाप्त। जल्दी से काउंटर कर लीजिए उमराव जी, जल्दी से काउंटर कर लीजिए, फिर आ रहा हूं दुबे जी आपके पास। उसमें ताला लगाने का काम रुद्र प्रताप जी आ रहा हूं आपके पास। उमराव जी जल्दी से अपनी बात रख लीजिए। आ रहा हूं रघुवंशी जी, आ रहा हूं, बोलिए। चुनाव होता है तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी प्रशांत उमराव जी करने जा रही है। जवाब दीजिए। सभा सारे ज्यादा नगर निकाय के उसमें समाजवादी पार्टी का कब्जा होने जा रहा है। ठीक है, और ठीक है, बोलने दीजिए उमराव जी, बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह का हिंसा का समर्थन नहीं करती। ये भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल था, योगी सरकार का शासनकाल था कि अतीक अहमद के 44 साल के आपराधिक इतिहास में पहली बार उसको सजा दिलाने का हमने काम किया। हम किसी हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन आपको भी जवाब देना पड़ेगा कि आप के समय में उसको सजा क्यों नहीं दिला पाई। और जहां तक आप अपना दल की बात करते हैं, जो 2014 में हमारा अपना दल से गठबंधन हुआ, उसके बाद से अपना दल ने किस ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। पूर्व में किसी ने क्या किया है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। आपका भी सपा बसपा गठबंधन था, तो क्या सपा बसपा जो काम करते हैं क्या एक दूसरे के जवाब दे हैं? आपका सुहालदेव पार्टी से गठबंधन था, समाजवादी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन था, तो आप पहले आपने क्या किया उसके लिए कोई जवाब दे नहीं है। 2014 के बाद कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे कुछ मुद्दों पर हमारा गठबंधन हुआ, निषाद पार्टी से 17 गठबंधन हुआ, उसके बाद से हमने किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। उसके बाद के लिए हम जवाब दिए, पहले क्या किया उसके हमारा कोई लेना देना नहीं है। अशरफ तो आपकी पार्टी ने टिकट दिया, अशरफ को 2-2 बार आपने टिकट दिया, जब उसने राजूपाल की हत्या की स्वयं, उसके बाद आपने टिकट दिया। जवाब तो आपको देना पड़ेगा, हमसे आप क्या जवाब मांगते हैं? ठीक बात है। रुद्र प्रताप दुबे जी के पास चलते हैं। रुद्र प्रताप दुबे जी, ये देखिए यहाँ पर बात बहुत सारी हो रही है कि भाई अब अतीक अहमद, अशरफ, इनको टिकट किसने दिया, इनको आगे किसने बढ़ाया, क्या अभी तक सजा नहीं हो पाती थी? क्या इतनी बड़ी चुनौती था इनको सजा दिलवाना?